हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। 10 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रैक्टिस करिए। और यदि आप यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं या फिर आप यूजीसी नेट में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करके जाएंगे डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में सफलता तो मिलेगी ही। इसलिए आप जी जान लगा दीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 100% इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर, और वहाँ पर आपको चैनल मिलेगा हमारा स्टडी हमारे साथ। और वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं जो फ्री हैं बिल्कुल भी। तो यदि आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो वो भी आपको नेट जेआरएफ का वहाँ पर मिल जाएगा। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लीजिएगा। और आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और निम्न कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में जो साइट्स दे रखी हैं हमने उनको मिलाना है। जल्दी से वीडियो को आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और साथ में आंसर को नोट भी करिए। आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करिए। मैंने देखा है बहुत सारी वीडियो में बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हैं आप कितने आपके सही हुए। मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि आप सच में अटैम्प्ट कर रहे हो, आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ना अपने आप को भी आप मोटिवेट कर सकते हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए आपके जितने सही होते हैं। यही तो होता है, यही तो कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अपना देखना होता है कि हमारे सही हैं और कहने की भी हिम्मत हो ना कि मेरे इतने सही हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मध्य पाषाण युगीन स्थल, ऑप्शन बी है लघु पाषाण उपकरण, ऑप्शन सी नियमित कृषि का आरंभ, या फिर ऑप्शन डी क्लेसिडोनी। तो सूची 2 में इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लंगनाज, बागौर, विभानपुर और चौपानी मांडो। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है ना, मध्य पाषाण युगीन स्थल, ये बागौर राजस्थान की विशेषता रही है। ठीक है, आप ऑप्शन ए को ऑप्शन 2 के साथ मिला देंगे। ठीक है, लघु पाषाण उपकरण जो हैं ये हैं लंगनाज की विशेषता। लंगनाज बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आपको पता है लंगनाज गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? लंगनाज की खोज की थी एच सोलंकिया ने। ठीक है, और नियमित कृषि का आरंभ यानी कि स्टार्ट कब हुआ था कृषि का आरंभ, कौन सी साइट से हमें पता चलता है? ठीक है, ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है हमें वीरभानपुर से। ठीक है, और क्लेसिडोनी ये एक प्रकार का उपकरण था, ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है चौपानी मांडो में। चौपानी मांडो की खोज किसने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज की थी GR शर्मा के द्वारा। ये इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। तो इस प्रकार यदि हम इस सारे ऑप्शंस को मिलाएंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ये है ऑप्शन ए में, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्न स्थलों में से किस स्थल पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है? जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए कि कौन से ऐसा स्थल है यहाँ से पत्थरों से जो उपकरण बनाए जाते थे उसकी फैक्ट्री लगाई गई थी। ऑप्शन ए है महबूबनगर, ऑप्शन बी मलप्रभा, ऑप्शन सी इसामपुर, ऑप्शन डी है पालघाट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसामपुर से प्रस्तर उपकरण बनाने का जो निर्माण केंद्र है वो पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में चारों वेद दे रखे हैं और सूची 2 में उनकी शाखाएं हैं। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। मैं थोड़ा सा एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करता है और क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार आप नोट कर लीजिए, बार बार इसी में से क्वेश्चन आएगा और ताकि आपकी गलती ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो है शाकाल, वाशिकल, अश्वलायन, सांख्यान और मांडूक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा से याद कर लीजिए, शाकल, वाशिकल, अश्वलायन, सांख्यान और मांडूक्य। यहाँ पर इस ऑप्शन में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 के साथ मिल जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनमें आती है तैत्रीय, काठक, कापस्थिलीय, मैत्रायणी। मैत्रायणी को कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं, और मध्यांतिक, और जिसे कर्णव कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, मध्यांतिक और कर्णव।
ये जो है ऑप्शन ए के साथ, ये इसको शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं, ये याद रखना आप। और आगे बात करते हैं सामवेद की। सामवेद की जो शाखाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैथ्वीय, जैमिनीय और राणानीय, ये याद रखिए, इसको हम मिलाएंगे राणानीय के साथ। और अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं उसमें आती हैं पिप्पलाद और शौनक। यदि ये पूछ लिया जाए शौनक तो वो भी होगी अथर्ववेद की शाखा। तो इस प्रश्न को यदि हम कोड में जाके देखेंगे तो राइट ऑप्शन बनेगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये है यहाँ पर ऑप्शन सी में राइट ऑप्शन है यहाँ पर सी। महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? ऑप्शन ए है उत्तरी कृष्ण मार्जित भांड, ऑप्शन बी है लाल और कृष्ण मार्जित भांड, ऑप्शन सी है चित्रित धूसर भांड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए, क्योंकि यदि हम इस प्रश्न को समझेंगे तभी इसका आंसर सही कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बताऊँ मैं आपको कि भारतीय इतिहास में यदि हम पढ़ते हैं तो 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच का जो समय काल था उसको उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। और इस काल में ही सबसे माना जाता है कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक उपनिषद और महाकाव्य जिसमें आते हैं महाभारत और रामायण, इसकी रचना मानी जाती है कि इस समय के दौरान ही हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस समय काल की जो विशेषता यही रही है कि इस काल में लोग मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों और थालियों का प्रयोग करते थे और लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित नहीं है? जब भी क्वेश्चन में नहीं आ जाए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन ए है धलेवान, ऑप्शन बी है लखमीरवाला, ऑप्शन सी है सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी है सरायखेला। इनमें से कौन सा ऐसा हड़प्पीय स्थल है जो परिपक्व हड़प्पीय स्थल नहीं है? सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी सरायखेला। ये जो प्रश्न है ना, ऐसे ये यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अभी रिसेंटली जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो रिसेंट इन्वेंशंस हुई हैं, रिसेंट एक्सावेशंस हुई हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपने यदि ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है तो आप ASI की जो वेबसाइट है उस पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। इसको कहते हैं आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप विज़िट कीजिए। वहाँ पर सारे के सारे जितने रीसेंट एक्सकवेशंस हुए हैं उनको आप रिपीट करके पढ़ के जाइए, 2 से 3 बार 4 बार पढ़ के जाइए। उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे, हर बार आते हैं। यूजीसी नेट में इस बार भी आने की पूरी संभावना है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, वहाँ पर आपको सारे का सारा नया कंटेंट मिलेगा जो रिसेंट हमारी जो एक्सकवेशंस हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी वैसा ही है कि वर्तमान में राजा अशोक की खंडित उद्भूत प्रतिमा कहाँ से मिली है, ठीक है। आपने ये बताना है कि रिसेंट में जो राजा अशोक थे उनकी जो खंडित की हो चुकी प्रतिमा थी वो कहाँ से मिली है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन है कर्नाटक में कनगनहल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में महास्थान, ऑप्शन सी है बिहार में कुम्हरार, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में निट्टूर। तो ये जो मूर्ति मिली है राजा अशोक की, ये मिली है कर्नाटक के कनगनहल्ली में। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। देखिए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है, उसको पढ़ के जाइए। यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन है अठम सूक्त, ऑप्शन बी है महावंश, ऑप्शन सी है भद्रशाल जातक, या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मजाल सूतक। तो आपने ये बताना है कि कौन से साहित्य में हमें ये वाले सारे संप्रदाय जो थे, धार्मिक संप्रदाय जो महात्मा बुद्ध के समय में साथ साथ चल रहे थे, उनका उल्लेख मिलता है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन डी, ब्रह्मजाल सूक्त में सारे के सारे धार्मिक संप्रदायों का वर्णन आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है? जब भी क्वेश्चन आए तो नहीं को अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि हमने वो बताना है जो इसमें नहीं है। ऑप्शंस हैं इत्तुतोके, ऑप्शन बी है तिरुकुलर, ऑप्शन सी है पत्तुपातु, ऑप्शन डी है एहन्नानुरु। आपने ये बताना है कि संगम साहित्य के यहाँ पर 4 ग्रंथ हैं, 3 ग्रंथ हैं जो संगम साहित्य के संग्रह ग्रंथ हैं, और एक ऐसा ग्रंथ है जो संगम साहित्य का संग्रह ग्रंथ नहीं है। तो जो संगम साहित्य के ग्रंथ हैं उसमें आते हैं इत्तुतोके, पत्तुपातु और एहन्नानुरु।
और जो संगम साहित्य का ग्रंथ नहीं है वो है ऑप्शन बी, तिरुकुलर। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में 4 यात्री हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, और सूची 2 में वर्ड्स हैं। एल्ब्रूनी को मिलाएंगे हम सुचाऊ के साथ, ठीक है, और मैग्थनीस का संबंध था मैक्रेंडल के साथ, और फैक्सियान जो यात्री थे ये, इसका संबंध था लेगे के साथ, और जुआन जांग ये भील के साथ संबंध रखते हैं। ये चारों की चारों जो वर्ड्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इनका मतलब क्या है? मैक्रेंडल क्या था, भील, लेगे, सुचाऊ, ये सब क्या था? सबसे अच्छा उत्तर जिसका होगा उसको मैं पिन कमेंट में जगह दूंगा, और साथ में उसको हार्ड भी किया जाएगा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया है। और कारण कहता है कि इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत हैं। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसी में इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए, 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना का उदय और पूर्ण विकास देखा गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और कारण क्या कहता है कि जो नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी, देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए ना ऐसा, तो ये थोड़े से कीवर्ड्स होते हैं, उसको थोड़ा सा पढ़िए। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है, या कभी कभी लिखा आता है ओनली, सिर्फ, केवल, ऐसे वर्डों को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिख दिया कि इस नई व्यवस्था को सामंतवाद के रूप में वर्णित करने में सभी इतिहासकार एकमत हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता सारे के सारे इतिहासकार एक ही बात पे सभी एकमत हो जाएं, ऐसा आज तक हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। जब कभी भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट मान के इसको गलत समझ लिया जाए। ठीक है, मैं तो यहाँ कहूँगा यदि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो ऐसे कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट कारण है, ये गलत हो जाएगा। केवल ये ऑप्शन ए सही है, ए सही है, आर गलत है। राइट ऑप्शन बनेगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न मैं कहूँगा। ऐसे प्रश्न को यूजीसी नेट वाले एस्पिरेंट्स और यूपीएससी वाले गलत नहीं करना चाहिए, और ना करके आए तो अच्छा है। यदि ऐसे प्रश्न हम गलत कर दें तो फिर तो प्रैक्टिस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राइटर्स हैं, सूची 2 में उनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, आंसर इसका सोचिए, आप मेरे साथ मिलाते जाइए। सबसे पहले अश्व घोष ने लिखा था बुद्धचरित। ठीक है, ऑप्शन ए का 4 के साथ मिल जाएगा। और भास की जो रचना है उन्होंने लिखा था बालचरित, और विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, और हेमचंद्र की रचना है कुमारपाल चरित। सही ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। अर्थशास्त्र का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1905 में, 1909 में, 1915 में, या फिर 1960 में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1915 में अर्थशास्त्र का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित नंद राजाओं को तिथि क्रम अनुसार क्रम से लिखें और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है गौरीशंक, ऑप्शन बी पांडुक, ऑप्शन सी उग्रसेन, या फिर ऑप्शन डी धन। ठीक है, ये जो आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे ये ऑप्शंस आते हैं घनानंद, ये जो घन था इसको घनानंद भी कहते थे, तो ऑप्शन डी जो था घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक माना जाता है। और ऑप्शंस में यदि हम कूट में देखें तो डी इसका अंतिम शासक होगा, तो डी यहाँ पर बी में भी है, ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, यहाँ पर डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर, यदि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर 75% क्वेश्चन आपने सही कर लिया, और यदि आपको थोड़ा बहुत पता है, आइडिया है, फिर तो आप आराम से कर जाएंगे। यहाँ पर मैं इसका क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं उग्रसेन, और उसके बाद आते हैं गौरीशंक, उसके बाद आते हैं पांडुक। तो ये बनेगा सबसे पहले सी, बी, ए और डी। सी, बी, ए और डी यहाँ पर है ऑप्शन बी में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ, ऑप्शन बी है प्रथम हूण शासक तोरमान पश्चिमी भारत और
एरन के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा। ऑप्शन सी है तोरमान ने जैन धर्म अपनाया, या फिर ऑप्शन डी है मेहरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। देखिए ये प्रश्न जो है इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। हमने गलत कथन देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 ऐसे कथन हैं जो सही हैं, एक गलत है। देखिए कुमारगुप्त के काल में हूण आक्रमण हुआ, ये कथन गलत है, क्योंकि 458 एडी में 458 एडी में कुमारगुप्त के काल में नहीं हुआ था। स्कंदगुप्त के काल में हूणों ने पहली बार आक्रमण किया था। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी है कि प्रथम हूण शासक तोरमान पश्चिमी भारत और एरन के आसपास का मध्य भारत जीतने में सफल रहा, ये कथन सही है। और ऑप्शन सी है तोरमान ने जैन धर्म अपनाया था। देखिए जो तोरमान के बारे में पता चलता है, एक शिलालेख है खुरा शिलालेख जो लाहौर पाकिस्तान में आजकल है, वहाँ पर पड़ता है। वहाँ से पता चलता है कि तोरमान ने जैन धर्म नहीं अपनाया था, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये कथन भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। और ऑप्शन डी है कि मेहरकुल श्रीलंका जीतने में सफल रहा। यहाँ पर यदि हम मेहरकुल की बात करते हैं तो जो रायतरंगिणी है उसमें विवरण दे रखा है कि मेहरकुल ने गंधार से लेकर के श्रीलंका तक का जो सारा एरिया था वो उन्होंने जीत लिया था। ये कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 कथन गलत हैं। आप ए और सी में से कोई भी टिक करें तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न नामों को तिथि क्रम अनुसार क्रम में लगाते हुए सही कूट में से उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है यशोमती, ऑप्शन बी है पुष्यभूति, ऑप्शन सी है नरवर्धन, या फिर ऑप्शन डी है राज्यश्री। पुष्य वंश के सारे शासक हैं। और यदि हम बात करें पुष्य वंश के जो संस्थापक हैं वो है पुष्यभूति, ठीक है। जो संस्थापक हैं वो सबसे पहले वो आएगा, ऑप्शन ए। बी जो है सबसे पहले आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर कूट में यदि हम देखें तो सी में है और बी में है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, ए और डी। सबसे पहले आते हैं पुष्यभूति, उसके बाद आते हैं नरवर्धन, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर आते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं यशोमती और लास्ट में आती है राज्यश्री। तो बी सी ए डी इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। राइट ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी सी ए और डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दे कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए पल्लव वंश, सोमवंश, चालुक्य वंश और चोल वंश। सूची 2 में है लिंगराज मंदिर, ऑप्शन 2 है वेद नारायण मंदिर, ऑप्शन 3 है मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन 4 है लॉर्ड खां मंदिर। हमने इनको मिलाना है कि कौन से वंश ने कौन सा मंदिर बनाया था, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सुविधा के अनुसार आप क्वेश्चन को मेरे साथ अटैम्प्ट कर लीजिए यदि आपको इसके प्रश्न का उत्तर नहीं बताया तो, ठीक है। तो पल्लव वंश है, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था मुक्तेश्वर मंदिर का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन 3 के साथ मिलेगा। और सोमवंश ने बनाया था लिंगराज मंदिर, याद रखिए क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चालुक्य वंश की देन है ऑप्शन 4 लॉर्ड खां मंदिर। और चोल वंश का बहुत इंपॉर्टेंट है वेद नारायण मंदिर, ठीक है। ऑप्शंस में यदि हम देखें ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और कोड में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में संस्थापक हैं और सूची 2 में उनके जो मत हैं हमने उनको मिलाना है। ऑप्शन ए है भंडारकर, ऑप्शन बी है चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी है कर्नल टाड, ऑप्शन डी है गौरीशंकर ओझा। देखिए इन्होंने जो अपनी मत दिए हैं उसमें इन्होंने बताया है कि जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। जो डी.आर. भंडारकर हैं, ठीक है, और उनके साथ थे ईश्वरी प्रसाद। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में जो विदेशी मूल के लोग हैं वो मिल गए हैं और राजपूतों की जो उत्पत्ति का कारण वहाँ से उन्होंने माना है, ठीक है। आप मेरे साथ इसको नोट करते जाइए। भंडारकर जी कहते हैं कि राजपूतों की हूणों से उत्पत्ति हुई है, एक ऑप्शन 4 के साथ मिल जाएगा। और चंद्रबरदाई ये इसका कहते हैं कि अग्निकुंड सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये मिल जाएगा ऑप्शन 3 के साथ। और ऑप्शन सी है कर्नल टाड। कर्नल टाड कहते हैं कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर ऑप्शन सी का 2 के साथ मिलेगा। और गौरीशंकर ओझा जी का मत है कि इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से मानते हैं गौरीशंकर जी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मिलेगा ऑप्शन ए के साथ। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो सुल्तानगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन बी है रुकनुद्दीन फिरोज का, ऑप्शन सी बलबन का, ऑप्शन डी है
नसरुद्दीन महमूद का? देखिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। देखिए जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है तुर्क सुल्तानों के द्वारा ही बनाया गया था। ये भारत में बनाया गया सबसे पहला मकबरा है, याद रखिए सबसे पहला मकबरा है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाने वाला शासक था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद की याद में उसने 1231 ईस्वी में बनवाया था। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं पारसी ब्राउन, उन्होंने कहा था कि सुल्तानगढ़ी का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है कि गुफा का सुल्तान, ठीक है। याद रखिए गुफा का सुल्तान किस मकबरे को कहा जाता है? ये कहा जाता है सुल्तानगढ़ी के मकबरे को। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नसरुद्दीन महमूद। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमने मिलाना है। सूची 1 में सूफ़ी शब्दावली हैं और सूची 2 में उनके द्वारा दिए गए अर्थ हैं कि उस शब्दावली का अर्थ क्या था, ठीक है। ऑप्शन है फुतहू, ऑप्शन बी है खानकाह, ऑप्शन सी है बरकत, ऑप्शन डी है मलफूज। अर्थ इनके हैं सूफ़ी खानकाह, ऑप्शन 2 है सूफ़ी संत का वार्तालाप, ऑप्शन 3 है बिन मांगा दान, ऑप्शन 4 है एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता। क्योंकि फुतहू का मतलब होता है बिन मांगा दान, ठीक है। अब यदि इसको मेरे साथ मिलाते जाएं तो आपको पता चल जाएगा फुतहू का मतलब होता है बिन मांगा दान। जो खानकाह होती है ये सूफ़ी खानकाह होती है, ठीक है। इसको तो मिला देंगे, ये काफ़ी आसान बना दिया क्वेश्चन को। और बरकत का मतलब होता है, बरकत का मतलब होता है एक सूफ़ी की आध्यात्मिक पवित्रता, ठीक है। मलफूज, मलफूज होता है सूफ़ी संत का वार्तालाप। यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा इसका कूट का ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ठीक है। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। वली और आमिर के पदों को किसने पृथक किया था? ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद तुगलक, ठीक है। वली और अमीर 2 बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी मुग़ल काल में, और किसने इसको अलग कर दिया था? और अमीर को और वली को किसने अलग कर दिया था, ठीक है। जो ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक। तो आपने इसका बताना कि आंसर कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। जो वली और अमीर पद थे वो बलबन के समय में भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में भी ये थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अलग कर दिया था, ये किया था मोहम्मद तुगलक ने। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिल्ली राज्य की धुरी है गेहूं और जौ, ठीक है, जबकि गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है क्योंकि वहाँ के सुल्तान के नियंत्रण में 84 बंदरगाह हैं। मीरात सिकंदरी के लेखक के अनुसार यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? ऑप्शंस हैं सुल्तान खिज्र खान, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है बाबर के द्वारा या फिर ऑप्शन डी हुमायूं के द्वारा। देखिए जो दिल्ली राज्य की धुरी माना जाता है गेहूं और जौ को, ठीक है, और गुजरात सल्तनत की नींव मूंगों और मोतियों पर आधारित है, ये कथन किसने कहा था? ये देखिए मीरात सिकंदरी में दर्ज है। जो मीरात, आपने क्या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मीरात सिकंदरी के लेखक कौन है? ठीक है, जल्दी से नीचे कमेंट करिए मीरात सिकंदरी नामक बुक के लेखक कौन है, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है मीरात सिकंदरी में दी गई थी, ठीक है, आप ये याद रखना, ये दी गई थी सिकंदर लोदी के रिगार्डिंग। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सिक्कों के नाम हैं और राज्य यहाँ सिक्के प्रचलित किए गए थे, ठीक है। हमने ये बताना है कि कौन से राज्य में कौन सा सिक्का प्रचलित किया गया था। महमूदी सिक्का, रुपया, पगोड़ा या टंका। देखिए ऑप्शंस हैं सुराज्य, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर या फिर गुजरात सल्तनत। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। जो महमूदी सिक्का था, ठीक है, ये चलाया जाता था गुजरात सल्तनत में। यहाँ पर हम सीधा मिलाएंगे ऑप्शन ए को 4 के साथ, ठीक है। ये रुपया चलाया जाता था सूर राज्य में, ठीक है। और आगे बात करते हैं ऑप्शन सी पगोड़ा की, ये चलाया जाता था विजयनगर में, आसान है। और टंका जो था ये दिल्ली सल्तनत की सिक्के का नाम था। यदि इसको हम कोड में देखेंगे तो ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करिए। हमने यहाँ पर देखना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है। ऑप्शन ए है सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपने दरबार में सैयदों को कभी भी तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबदीन जो कश्मीर के शासक थे, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने कभी भी दरबार में सैयद जो थे उनको तानाशाही शक्तियाँ हथियाने की इजाज़त नहीं दी थी। ठीक है, ऑप्शन बी है कि वह अपने को अमीरुल मोमिनिन कहता था। सही कथन है उनके रिगार्डिंग, यदि हम पढ़ेंगे अपने आप को अमीरुल मोमिनिन कहता था। और ऑप्शन सी है उसने कृषि उत्पादन और विस्तार में अत्यधिक रुचि ली। ये भी कथन सही है क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर काफ़ी जोर देते थे। और ऑप्शन डी है उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया। ये कथन बिल्कुल गलत है, उसने शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त नहीं किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। कि हमने ये बताना है कि 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर बिल्कुल देखना है कि 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल सही हैं, एक गलत हो सकता है। ध्यान से पढ़िएगा अंडरस्टैंड करते हुए। ऑप्शन ए है कि लाल सागर मार्ग द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली थे। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारत में कौन विदेशी आए थे। ठीक है, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, या फिर ब्रिटिशर आए थे। ठीक है, स्पेनिश आए थे, कौन से सबसे पहले आए थे। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये लाल सागर से आए थे या फिर किसी और रास्ते से आए थे, तो ये भी पता होना चाहिए। ऑप्शन बी है यूरोप के बाज़ारों में भारतीय मसालों को बेचकर पुर्तगालियों ने बहुत लाभ प्राप्त किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर जाते समय भी 60 गुना ज़्यादा बढ़ जाता था जो भी यहाँ से लेके जाते थे। पुर्तगालियों ने हिंद सागर के अनेक तटीय स्थानों को अधिकृत कर वहाँ पर अपने दुर्गों का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने बहुत काम किए थे, आते ही ये वाले काम तो सबसे पहले किए थे उन्होंने। ऑप्शन डी है पुर्तगालियों द्वारा यह उद्घोषणा की गई कि अन्य व्यापारी बिना उनकी अनुमति के अपने जहाज हिंद महासागर में नहीं ला सकते। ये भी कथन सही है। जो लाल सागर मार्ग के द्वारा भारत में सबसे पहले प्रवेश नहीं किया था यूरोपवासियों ने। ठीक है, वैसे तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, लेकिन उन्होंने लाल सागर से भारत में प्रवेश नहीं किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। विजयनगर राज्य ने आद्य आनुवंशिकता, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए, को प्रदर्शित किया। इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया। ठीक है, यहाँ 4 राइटर हैं, उन्होंने इनमें से किस राइटर ने ये जो विचार है इसको अभिव्यक्त किया था, आद्य आनुवंशिकता। ऑप्शन ए है एन करशीमा, ऑप्शन बी है बर्टनस्टीन, ऑप्शन सी है के एन नीलकंठ शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी बी ए सालितोर। ठीक है, जो आद्य आनुवंशिकता को किसने प्रदर्शित किया था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी ऑप्शन बी बर्टनस्टीन के द्वारा। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विदेशी यात्री हैं और सूची 2 में जो शासक है। हमने ये बताना है कि कौन सा विदेशी यात्री कौन से शासक के समयकाल में आया था। ऑप्शन ए है अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी सिद्दी अली रईस, ऑप्शन डी है विलियम फिंच। देखिए आगे शासक लिखे हैं अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, देवराय द्वितीय। ठीक है, जो अब्दुल रज़ाक थे ये आए थे ऑप्शन 4 देवराज द्वितीय के समयकाल में। यदि आपको सिर्फ इतना ही पता है तो आप इसको मिलाइए पहले ए को 4 के साथ। ठीक है, देवराय द्वितीय, ए का 4 यहाँ पर केवल ए में है और डी में है, बी और सी को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर सीधा ही। ठीक है, और ये फारस का राजदूत था, इसने विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के समय में आया था, 1422 से लेकर 1446 के बीच में। ठीक है, और जो इब्न बतूता है ये अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, 1333 ईस्वी में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समयकाल में भारत आया था। ठीक है, बी का ऑप्शन 2 मिल जाएगा, बी का ऑप्शन 2 यहाँ पर दोनों में ही है। और आगे बात करते हैं हम ऑप्शन सी सिद्दी अली राइस की, ये आया था अकबर के समयकाल में। ठीक है, और विलियम फिंच जो थे ये जहांगीर के समयकाल में भारत आए थे। तो ऑप्शंस में देखें ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3, ये है यहाँ पर ऑप्शन डी में, डी इसका सही उत्तर है। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया। ठीक है, जल्दी से आपने पूरी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर भी सोचना है। ठीक है, अकबर ने 1564 में जजिया समाप्त कर दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑप्शन 2, अकबर ने 1575 में जजिया को पुनः लागू कर दिया। ये भी काम बिल्कुल सही है, दोबारा से उसने 1575 में जजिया को लागू कर दिया था। और थर्ड स्टेटमेंट है कि अकबर ने 1579 से 80 में जजिया को पुनः समाप्त कर दिया। ये भी सही है, अकबर के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो यह भी कथन सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया को दोबारा से लागू कर दिया था। ये बात भी सही है, क्योंकि जब इसने समाप्त कर दिया था अकबर ने, उसके बाद फिर से औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया को दोबारा से लागू कर दिया था। चारों ऑप्शन सही हैं, चारों है यहाँ पर ऑप्शन सी में 1 2 3 4, चारों की स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। 4 स्टेटमेंट है, हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट कब कब की गई थी। सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट आती है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और फिर इसका आंसर सोचिए। सबसे पहले मैं बताऊं, अकबर के द्वारा उड़ीसा की विजिट ये की गई थी 1592 ईस्वी में, 1592 में, ठीक है। अकबर के द्वारा उड़ीसा की विजिट 1592 ईस्वी में की गई थी। और दाग प्रथा की शुरुआत की गई थी 1574 में, ठीक है। ये वाली की गई थी 1574 में। और 12 सूबों का सूजन ये कब किया था, 1582 में। ये भी आप ये याद रखना, 1582 में। और वैध पदों की शुरुआत की थी जात और जिसमें सवार पद शामिल कर दिए थे उसने, उसकी की थी 1595 में, ठीक है। तो इसको यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो यहाँ पर सही उत्तर बनेगा, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। निम्नलिखित में से किन चित्रकारों के बारे में जहांगीर की ये मान्यता थी कि अपने विशिष्ट क्षेत्र में उनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था। क्योंकि कहा जाता था कि जो जहांगीर थे जो मानते थे कि ये जो स्पेशलिस्ट हैं अपने एरिया में, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, अबुल हसन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर या फिर मनोहर। ये सारे के सारे चित्रकार जहांगीर की ही समय काल के चित्रकार हैं। तो ऐसे कौन से चित्रकार थे जिनको स्पेशलाइजेशन मिल चुकी थी जहांगीर के द्वारा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। यहाँ पर केवल 2 ही ऐसे चित्रकार हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि जहांगीर ने उनको मान्यता दी थी कि वो अपने क्षेत्र में उनका कोई भी कंपटीटर नहीं है, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वही हैं। एक तो थे अबुल हसन और दूसरे थे बिशनदास। 1 और 2 दोनों सही हैं, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित उत्तर पूर्वी भारत के किन राज्यों पर मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया था। तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कौन से राज्य थे जिनके ऊपर मुगलों ने आक्रमण किया था। ऑप्शंस हैं दिमसा, ऑप्शन 2 है मैती, ऑप्शन 3 है अहोम, ऑप्शन 4 है कूच। देखिए, जो मुगलों ने जो आक्रमण किया था वो केवल ऐसे 2 ही राज्य थे जिसके ऊपर मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया था। एक थे अहोम और दूसरे थे कूच, ठीक है। 3 और 4, 3 और 4 यहाँ पर है ऑप्शन सी में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में पुस्तक हैं और सूची 2 में लेखक हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बुक और राइटर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको एक बार नोटबुक पर लिखिए, बार बार रिवाइज करिए, फिर ही ऐसे क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत बार गलत होते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुस्तक हैं गुलशन ए इब्राहिमी, इसके राइटर कौन थे आप इसको मेरे साथ मिलाते जाइए। इसके राइटर थे मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ठीक है। गुलशन ए इब्राहिमी के राइटर हैं मोहम्मद कासिम फरिश्ता, ठीक है। बसातीन उस सलातीन ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, ये लिखी थी गुलाम मुर्तजा के द्वारा लिखी गई बुक है। और फुतहात ए आदिल शाही ये बुक लिखी थी फुजनी अस्त्राबादी ने। और नुक्साए दिलखुशा ये बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी भीमसेन के द्वारा लिखी गई ये बुक है। तो यहाँ पर यदि हम इसको कूट में देखेंगे तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। देखिए, फिर से पुस्तक और बुक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मैं हमेशा ही कहता हूँ जो मॉडर्न इंडिया के जितने भी राइटर हैं, आप आधुनिक भारत के राइटर्स को ज़रूर पढ़ के जाइए, उसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
यहाँ पर सूची 1 में पुस्तक है, उसके द्वारा सूची 2 में है लेखक, हमने उनको मिलाना है। ये अर्ली मुगल पेंटिंग जो थी ये लिखी गई थी मिल्लो क्विनलैंड बीच के द्वारा। और ए हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर, ये बुक लिखी थी आर नाथ के द्वारा, ठीक है। और ऑप्शन सी है मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्कर्स, यह बुक लिखी थी सोम प्रकाश वर्मा के द्वारा। और ऑप्शन डी है मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइन ऑफ द इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ये बुक लिखी थी एबा कोच के द्वारा। ऑप्शन डी जो है ऑप्शन 2 के साथ मिल जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। और कारण क्या कहता है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा गया है, के शौकीन थे। देखिए यदि हम कथन को पढ़ते हैं तो मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही कथन है। और कारण इसका कहता है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा गया है, के शौकीन थे, ये कारण भी बिल्कुल सही है। अब हमने देखना है कि क्या ये कारण कथन की व्याख्या भी करता है। ऐसे प्रश्न को करते समय आप इन दोनों के बीच में बिकॉज या फिर क्योंकि लगा के इसको दोबारा से पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ स्पष्ट होता है या नहीं होता है। दोबारा से पढ़ते हैं। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा गया है, के शौकीन थे। देखिए कहीं भी ये अर्थ इसका स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसका लिंक ही नहीं बैठता इसके साथ। तो दोनों कथन सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि शाहजहां के शासनकाल में संगीत और नृत्य कलाएँ अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। कारण कहता है कि वह कलाओं और साहित्य का संरक्षण था। देखिए यदि हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं तो उसके शासनकाल में संगीत और नृत्य कलाएं को उसने कभी भी प्रमोट नहीं किया था। तो ये कथन जो है ये सीधा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आगे बात करें कारण की कि वह कलाओं और साहित्य का संरक्षण था। ये बात सही है, वो कलाओं और साहित्य का संरक्षण जरूर था, लेकिन शाहजहां के काल में संगीत और अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा था। ये कथन जो है गलत है। तो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी। ए असत्य है और आर सही है। 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य राष्ट्र राज्य नहीं था। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप देखिए कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या स्पेन। वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया ये प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्र राज्य नहीं था। देखिए उस समय फ्रांस भी एक राष्ट्र था, ठीक है, और फ्रांस था, इंग्लैंड था, स्पेन भी था, लेकिन जर्मनी उस समय एक राष्ट्र राज्य नहीं था। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, कथन और कारण से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन कथन और कारण से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके जाइए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। 1793 में बंगाल में लागू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मूलभूत बात थी कि सदैव के लिए कर निर्धारण करना, ठीक है। और कारण इसका क्या कहता है कि कॉर्नवालिस का विश्वास था कि ज़मींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे, इसीलिए उसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो यदि आपको पता है इसके कथन के बारे में तो इसका आंसर आप जल्दी से सोचिए कि आंसर होना चाहिए। देखिए दोनों कथन सही हैं। 1793 में बंगाल में लागू किया जो स्थायी बंदोबस्त था उसकी मूलभूत बात थी, ठीक है, स्थायी बात थी, क्योंकि सदैव के लिए वो कर निर्धारण करना चाहता था। कारण यही है कि कॉर्नवालिस का विश्वास था कि ज़मींदार अपनी भूमि का विकास करेंगे। लेकिन यदि हम इसको बिकॉज लगा के इसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है। यहाँ पर सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था। चार्ल्स आयर, जॉन चाइल्ड, जॉर्ज अक्सेडन या फिर ऑप्शन डी जिराल्ड अंजियर। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए कि विलियम फोर्ट का सबसे पहला सभापति कौन था। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए चार्ल्स आयर।
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1698 में 3 गांव उन्होंने लिए थे कोलकाता के। एक था सोतनागन्नटी, दूसरा कोलकाता और तीसरा था गोविंदपुर। उनकी जब उनके पास 12,000 रुपये में मुग़लों से उन्होंने प्राप्त कर लिया था और उसकी ज़मींदारी उनके पास आ गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने कारखाने बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और कारखानों की देख रेख के लिए उसके पास में उन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम का सबसे पहले प्रथम सभापति बनाया गया था चार्ल्स आयर को। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में न्यूज़पेपर हैं और पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, और सूची 2 में हमने मिलाना है कि उनके लेखक और संपादक कौन कौन से हैं। इंडियन मिरर, ट्रिब्यून, मॉडर्न रिव्यू, इंडिपेंडेंट। ऑप्शंस हैं एम.एन. रॉय, ऑप्शन 2 है जी.ए. नटेशन, ऑप्शन 3 है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है दयाल सिंह। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं मुझे लगता है कि सारे के सारे ऑप्शंस, काफ़ी ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि जो इंडियन मिरर है, ये जो न्यूज़पेपर था, ये चलाया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, आप ये भी याद कर लेना। और जो ट्रिब्यून था, ट्रिब्यून चलाया था सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। यहाँ पर ये ऑप्शंस में है सर दयाल सिंह मजीठिया। और मॉडर्न रिव्यू जो न्यूज़पेपर था, ये रामानंद चटर्जी के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर याद रख लेना, लिख लेना, रामानंद चटर्जी। आप भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट, ये जो पत्रिका थी इंडिपेंडेंट, ये चलाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें कूट में कोई भी कूट सही नहीं है, तो आप इन सारी पत्रिकाओं को एक साथ मिला के देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, महात्मा गांधी, रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, और एक किस अधिवेशन के साथ संबंध रखते हैं और इन्होंने कौन कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, हमने ये बताना है। जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने की थी बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। ए का मिलेगा सीधा 4 के साथ। ठीक है, सीधा ए को 4 के साथ मिलाइए, कूट में जाइए। ए का 4, ए का 4 केवल यहाँ पर ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो यदि आपको केवल इतना ही पता है तो आप इस एक ऑप्शन को टिक करिए, अपने आंसर को टिक करिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा और आगे बढ़िए। इससे आपका समय भी बचेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो आगे मिलाते हैं। बी का 1, रास बिहारी बोस, सूरत अधिवेशन, और दादा भाई नौरोजी, उन्होंने किया था कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, और जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, जो 1929 में हुआ था। ठीक है, और ये जो सूरत अधिवेशन हुआ था, ये 1907 में हुआ था, ये वाला 1907 में। और कोलकाता अधिवेशन जो था, ये हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में। और बेलगाम का जो हुआ था 1924 में, महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका संबंध किसके साथ था, ये हमने मिलाना है सूची 2 के साथ। ऑप्शन ए है वी.डी. सावरकर, और ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है तारकनाथ दास, ऑप्शन डी है मदन लाल ढींगरा। सूची 2 में है गदर पार्टी, कर्जन वैली, अभिनव भारत या फिर फ्री हिंदुस्तान। यहाँ पर यदि हमें कुछ भी नहीं पता, केवल इतना पता है कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या की थी। यहाँ पर देखिए, मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली को मारा था। ठीक है, यहाँ पर डी केवल 2 के साथ मिलेगा, डी का 2 केवल और केवल ऑप्शन डी में है। यहाँ पर यदि आपको इतना पता है तो केवल आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मिलाएंगे। वी.डी. सावरकर जो थे वो अभिनव भारत के साथ संबंध रखते थे, और लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी, पता होगा आपको, सन फ्रांसिस्को में इसको बनाया गया था। और तारकनाथ दास जो थे, ये फ्री हिंदुस्तान के साथ संबंध रखते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से ज़िले मद्रास प्रेसिडेंसी में उत्तरी सरकार के थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं मुस्तफ़ानगर, एलोर, किडविंडू, राजमुंदरी, या फिर राजमुंदरी, मुस्तफ़ानगर या मछलीपट्टनम, एलोर, या फिर ऑप्शन सी है मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी, चिक्काकोल, या फिर ऑप्शन डी चिक्काकोल, मुस्तफ़ानगर, एलोर, या फिर कोडविंडू। ठीक है, जो ज़िले मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे वो आते थे, एक तो आता था मुस्तफ़ानगर
दूसरा आता था एलोर, और आता था राजमुंदरी और चिक्काकोल। यहाँ पर ये चारों के चारों हैं, मुस्तफ़ानगर, एलोर, राजमुंदरी और चिक्काकोल। ये है ऑप्शन सी में, यहाँ पर सी इसका सही उत्तर है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आप इसको मैप में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे आगे आते हैं मुस्तफ़ानगर, उसके नीचे एलोर, फिर राजमुंदरी या फिर चिक्काकोल। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू होने से पहले ही रोकना, भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना, या फिर कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र न देने के लिए राज़ी करना, या फिर ऑप्शन डी संविधान बनाने वाली समिति को तुरंत गठित करना। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन का जो मेन पर्पस था वो था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्धों के प्रयासों में समर्थन देने के लिए मनाना। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक 1936 में लिखी गई थी। ठीक है, हमने बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी है एन.जी. रंगा, या फिर ऑप्शन डी डी.आर. गॉडगिल। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के राइटर हैं एम विश्वेश्वरैया। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर कहा गया है। कथन ये कहता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ किया। कारण ये आर कहता है कि वे भारतीयों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाश्चात्य शिक्षा को आरंभ तो किया था, ये कथन तो सही है, ए यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, और आगे बात करें हम भारतीयों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो केवल अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने शिक्षा को शुरू किया था, ताकि थोड़े बहुत जो ऑफिशियल वर्क हैं वो भारतीयों से वो करवा सकें। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। कथन ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऐसा ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए सही है, आर गलत है। यदि ऑप्शन में कोई होता तो हम उसको टिक करके चलते, यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन निम्न कूटों में से कीजिए। देखिए, ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है द्वितीय अंग्रेज़ मराठा युद्ध, दूसरा है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, ऑप्शन 3 है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, या फिर ऑप्शन 4 प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध। ठीक है, इनकी क्रोनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए कि अंग्रेज़ों का दूसरा, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में दूसरा युद्ध कब हुआ था, तीसरा अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में युद्ध कब हुआ था। तो आपको मैं बताता हूँ कि दूसरा जो अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था वो हुआ था 1803 से लेकर 1806 ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1803 से 6 ईस्वी के बीच में। और तीसरा अंग्रेज़ मैसूर युद्ध होता है, ये होता है 1790 और 92 के बीच में। ये भी आप याद रखिए, 1790 और 92 के बीच में। ठीक, और दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 और 54 के बीच में, 1749 से लेकर 1754 के बीच में। और अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में पहला जो युद्ध होता है वो होता है 1845 में और 46 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को मिलाएंगे, सबसे पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 1 और 4। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। देखिए, जितने भी विद्रोह हैं आज तक, किसान विद्रोह, जितने भी इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, क्योंकि किसान विद्रोह अभी भी चल रहा है, इसलिए ये संभावना बढ़ जाती है कि किसान विद्रोह के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये वाले जो विद्रोह हैं इनको भी आप याद रखिए। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह और डक्कन दंगे, ये कब कब हुए थे, आपको इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पता होने चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1899 से 1900 के बीच में, 1 साल तक ये विद्रोह होते रहे थे। आगे बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह की, ये हुआ था 1855 और 56 में। 1855 और 56 में ये विद्रोह होता है। और मोपला विद्रोह होता है 1920 और 22 में, 1920 और 22 के बीच में। और डक्कन दंगे ये कब होते हैं? डक्कन दंगे होते हैं 1874 से लेकर 75 के बीच में। ठीक है, और यदि हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हम मिलाएंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा 2 संथाल विद्रोह, उसके बाद आएगा डक्कन दंगे, उसके बाद आएंगे मुंडा विद्रोह और लास्ट में आएगा मोपला विद्रोह।
यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में सभाएं हैं और सूची 2 में हमने बताना कि उनके संस्थापक कौन कौन से थे। जो गौरक्षणी सभा थी इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, यहाँ पर आप सीधा ए को 3 के साथ मिलाएंगे। और रस्तगोफ्तार इसकी स्थापना की थी JB वाचा ने। ठीक है, यहाँ पर बी 2 के साथ मिल जाएगा। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी शिवनाथ शास्त्री जी ने। और प्रबुद्ध भारत की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। सही उत्तर बनेगा यहाँ पर ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन आयोग और भारत विभाजन। हमने ये बताना कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। ठीक है, इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। भारत विभाजन आप लोगों को पता है, सिंपल 1947 में हुआ था। ठीक है, भारत का विभाजन जब 1947 में हो जाता है। और साइमन आयोग आता है 1928 में। ठीक है, जब लाला हरदयाल जी की हत्या हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन 2 है गांधी इरविन समझौता। ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता होता है 1931 में। और क्रिप्स मिशन ये आता है 1942 में। ठीक है, 1942 में। तो इसकी यदि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखें, सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 1, फिर 4। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? देखिए, ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास कर दिया था जिसके अंतर्गत किसी को भी किसी भी एक्ट में बिना किसी कारण वो बंदी बना रख सकते थे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है रॉयलेट एक्ट, ऑप्शन बी है 1870 का सेडिशन एक्ट, ऑप्शन सी हिंदू कोड बिल, या फिर ऑप्शन डी एल्बर्ट बिल। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक कानून पारित किया था जिसके अंतर्गत वो किसी को भी पकड़ के अंदर कर सकते थे, जेल डाल सकते थे बिना किसी एक्ट के, बिना किसी धारा के। तो उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। ये एक्ट था रॉयलेट एक्ट। बहुत ही आसान प्रश्न था, ऐसे क्वेश्चन आप गलत मत करिए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध किसके साथ है? जापान में कीमतों की गिरावट के साथ, ऑप्शन बी है यूरोप में मूल्य सूची के आकस्मिक चढ़ाव के साथ, या फिर ऑप्शन सी वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिर जाना, या फिर ऑप्शन डी है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में मंदी। और जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। असाधारण मंदी की शुरुआत का संबंध है, राइट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी वॉल स्ट्रीट में कीमतों का गिर जाना। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो के। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा होगा। और इसी प्रकार आप वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो उसके लिए एक साथ में बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास उसी समय मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।